हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। एमएसटी 1 के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें से कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो में वर्णित प्रसंगों का विवेचन किया था। इस वीडियो में मैं दूसरा प्रश्न बताऊंगी, जो है पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य पर विचार कीजिए। यह प्रश्न भी पिछली परीक्षा में पूछा गया था और उम्मीद है कि आने वाली परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए चलिए हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। चंदबरदाई जी निसंदेह एक बहुत ही कुशल कवि हैं। उनका काव्य कौशल इस बात का स्पष्ट प्रमाण भी है और भाषा पर जो उनका अधिकार है वो बहुत ही असाधारण है। और जो पहले से काव्य परंपरा चली आ रही थी, उन्होंने उसको एक नई ऊंचाई प्रदान की है और भावों के अनुरूप जो भाषा को मोड़ने की अद्भुत क्षमता है वह भी चंदबरदाई जी में देखने को मिलती है। और बाद में यही क्षमता जो है वह कबीर और तुलसी में फिर से देखने के लिए मिलती है। और पृथ्वीराज रासो में काव्य सौंदर्य की बात करें तो उसमें हम लोग भाव रस तथा अलंकार योजना देखेंगे, फिर छंद, फिर अनुनासिकता और फिर ध्वनि प्रवाह। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं भाव रस तथा अलंकार योजना। पृथ्वीराज रासो में सभी रसों की योजना की गई है, पर प्रधानता जो है वह वीर और श्रृंगार रस की है। युद्ध की तैयारी और युद्ध वर्णन के माध्यम से वीर रस की योजना की गई है। और चंदबरदाई ने शत्रु की तैयारी की खबर सुनकर पृथ्वीराज के क्रोध और युद्ध के बाद की विभीषिका को दिखाने के लिए विभत्स रस की भी योजना की है। वीर रस का स्थायी भाव जो है वो उत्साह है, इसलिए युद्ध के समय वीरों के उत्साह का वर्णन करते हुए कवि चंदबरदाई जी लिखते हैं, इष्ट मंत्र उच्चार दिठ उठन थे एक थार, क्रमत पेख 25 भिरत सत्य इक्खी पर। यह जो है वह पृथ्वीराज रासो में जो है वीरों के उत्साह का वर्णन करते हुए कवि चंदबरदाई जी ने ये 2 लाइनें लिखी हैं। उसके बाद हम लोग देखें, वीरों को युद्ध के बाद मनोरंजन व शांति के लिए रति व प्रेम व्यापार प्रिय होता है। इसके द्वारा वीरों के उत्साह में वृद्धि होती है। स्त्री के रूप सौंदर्य को देखकर युद्ध व्यापार की भयंकरता को भूलकर सौंदर्य में लीन हो जाना वीरों का सामान्य व्यवहार है। और इस स्थिति का वर्णन चंदबरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो के कनवज समय में किया है। संयोगिता का रूप वर्णन कवि ने कुछ इस प्रकार किया है। जब पृथ्वीराज जो है वो संयोगिता का प्रथम दर्शन करते हैं तो उसी संदर्भ में चंदबरदाई जी ने संयोगिता का रूप वर्णन किया है और उसमें रूढ़ उपमानों का उपयोग किया है, जिससे कि श्रृंगार को हम लोग अद्भुत रस से भी पुष्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये 4 लाइनें जो है वह चंदबरदाई जी ने संयोगिता के रूप वर्णन का करते हुए लिखा है। कुंजर ऊपर सिंह, सिंह ऊपर दुई पव्वय, पव्वय ऊपर भृंग, भृंग ऊपर शशि शुभ्भय, शशि ऊपर एक कीर, कीर ऊपर मृग दिट्ठो, मृग ऊपर कोवंड संघ, कंदर्प वयट्ठो। यह जो है यह मृग का मतलब कि हिरण होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद कोवंड का मतलब धनुष और कीर मतलब तोता और कुंजर मतलब हाथी और सिंह मतलब तो शेर होता है। इसका जो अर्थ है वह है कि कुंजर के ऊपर सिंह, सिंह के ऊपर 2 पर्वत, पर्वत पर भौरे, भौरों पर चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर एक तोता बैठा है जिस पर 2 हिरण है, हिरण पर 2 धनुष और धनुष पर कंदर्प। और इन्होंने ये जो वर्णन किया ये नक्श और सिख के बहुत ही रूढ़ उपमान है और चंदबरदाई जी ने इनको अपने का रासों में जो है बहुत ही सुंदर ढंग से इसकी प्रस्तुति की है और अद्भुत रस को श्रृंगार रस का सहायक बना दिया है। और जहाँ जहाँ पे अवसर आया है उन्होंने विभत्स रस और भय को भी वीर का सहायक बनाया है। आइए अब देखते हैं छंद। चंदबरदाई जो है वो छंद के राजा माने जाते हैं। जैसे जैसे भाव बदलते जाते हैं वैसे वैसे कवि छंद की राह भी बदलता चलता है और आरोह अवरोह के साथ भाषा संगीतमय लय में गुनगुनाती हुई ठुमकती चलती है। इससे एक संगीत पैदा होता है। चंदबरदाई जो है छंदों के अधिकारी कवि हैं। उन्होंने अपने समय में प्रचलित अधिकांश छंदों का प्रयोग किया है। सबसे ज़्यादा जो मन लगता है उनका वो छप्पइयों में, और चंद जी जो है वो मार्मिक चित्रण छप्पइयों में करते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अन्य छंदों में मार्मिक उक्तियाँ नहीं कहते हैं,
बल्कि गाथा का उपयोग जो है वे प्रायः कथा को आगे बढ़ाने के लिए ही करते हैं। अब देखते हैं अनुनासिकता। जैसा कि सभी जितने लोग भी रासो लिखते हैं, रासो का कवि जो है वह अनुनासिक प्रयोग से प्रायः झंकार उत्पन्न करता है, चाहे श्रृंगार हो या फिर वीर हो। यह अनुनासिक झंकार ही रासो में अबाध गति से सुनाई पड़ती है। झंकार स्थिति को ध्वनित करके गुंजा देता है। यह प्रवृत्ति तुलसीदास में भी मिलती है। इसी प्रकार द्वितीय व्यंजनों का प्रयोग जो है प्रधानतः युद्ध वर्णन में ही किया जाता है और सामान्यतः सर्वत्र मिलता है। रासो का कवि अपने समय की काव्य परंपरा का रस सिद्ध कवि है और उन्होंने लिखा भी है, रासौ असंभु नवरस सरस छंद चंद की अमीय सम श्रृंगार वीर करुण विभत्स मैं अद्भुतई संत सम। अगली हेडिंग जो है ध्वनि प्रवाह, इसको भी देख लेते हैं। चंद जी की जो काव्य भाषा में अनुस्वार द्वित्व मिश्र की ध्वनियां प्रवाह अवरोध नहीं करती, वे चंद जी के कुशल हाथों अभूतपूर्व प्रवाह उत्पन्न करती हैं। प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपरा में चंद का ध्वनि प्रवाह अद्वितीय है। ध्वनि प्रवाह अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू में चंद से कम नहीं था, किंतु चंद जी का काव्य प्रवाह द्वित्व और अनुस्वार के साथ ही गूंजता हुआ गतिशील होता है। चंद बरदाई चाहे देवी देवताओं की स्तुति करें, युद्ध का वर्णन करें या नारी सौंदर्य का वर्णन करें या विनोद का वर्णन करें, यह अनुस्वार द्वित्व सहित प्रवाह सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। वे वर्ण अनुप्रास के भी सिद्ध कवि हैं, यानी कि अनुप्रास अलंकार जो उनकी रचनाओं में अधिकतर देखने को मिलता है। उनके भाव जो है नाद प्रवाह में रूपांतरित हो जाते हैं, जिसे हमारे साहित्य शास्त्रियों ने शब्दार्थ का सहित तो कहा है। काव्य के प्रारंभिक अंश में सरस्वती वंदना में स्वर व्यंजनों की मैत्री से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह आवर्ते चंद्रवरदाई जी की शैली का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब हम लोग देख लेते हैं जो ध्वनि प्रवाह है। जब कनौज समय में चंद्रवरदाई जी युद्ध का वर्णन करते हैं तो उनके जो युद्ध के लिए एकदम इच्छुक होते हैं सैनिक, उनके हथियार और उनका कोलाहल वह कैसा होता है। भजंत धाय सदंकम ननद सद सुंदर गर्भ विदेख यज्ञ जो विदोष मन जे दुरम उठंत दिष्ट सुरकी करूर अखी राजई मनो की सौ की बीय दिष्ट बंकुरीति साजई। यह जो है युद्ध का वर्णन इसमें दिया गया है। यह कन्नौज समय प्रसंग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम लोगों ने पृथ्वीराज रासो का काव्यगत सौंदर्य देखा, जिसमें से कि हम लोगों ने 4 हेडिंग देखी। पहला था भाव रस और अलंकार योजना, और तीसरा था छंद, चौथा अनुनासिकता और पहला था भाव रस तथा अलंकार योजना, फिर छंद, फिर अनुनासिकता और फिर ध्वनि प्रवाह। उम्मीद करते हो ये वीडियो भी आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।